है दैट इज कॉल्ड दी पिंसर। ये कटर है, पिंसर है। अच्छा, इधर तो पिंसर लिखा हुआ है। ये देखो, ये ये पिंसर है, ये कटर है, काटता है जो बाल को। ये इसको सही करो यार, इधर तो पिंसर लिखा हुआ है ये। ओके, चलें, ये पिंसर है। तो पिंसर और कटर में बेटा क्या फ़र्क होता है कि जो किताबों में लिखा हुआ है, अब इसमें पता नहीं आपको उस फ़र्क नज़र आएगा भी नहीं। जो कटर होता है उसकी एक साइड बिल्कुल शार्प होगी उसकी जा की, और एक बिल्कुल ब्लंट होती है। ठीक है। तो जो शार्प पार्ट होता है, जब हम मसलन रूट को काटते हैं तो शार्प पार्ट को अंदर रखते हैं और ब्लंट पार्ट बाहर रखते हैं। तो इस तरह जब हम इसको फिर कट करते हैं तो शार्प पार्ट जो है ना उसको अंदर से बाहर की तरफ कट करते हैं। इस तरह आप अपने जिस तरह नेल को ट्रिम करते जाते हैं तो करते जाते हैं। तो उसके मुकाबले में जो पिंसर होता है ना, उसकी दोनों पोजीशन जो हैं वो शार्प होती हैं। दोनों जाज जो है ना उसके दोनों जबड़े, ये दोनों शार्प होते हैं। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह मोची को चमूना नहीं कहते, जस्ट फॉर पुलिंग द नेल्स आउट, पुलिंग द नेल्स आउट। ये जो शू के जब हम पुराने शू निकाल लिए हैं तो उसके नेल्स को हमने बाहर निकालना है। ऐसे है उस्मान। ओके, तो ये है जी हूफ कटर। और ये कौन सा कटर है? ये पिनर कटर, पिन ही हुआ ना। अच्छा, फिर तो वही पिंसर ठीक है। ये ठीक है उस्मान, फिर तो मुझे ये कटर है। राइट, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज। इसके बेटा चार साइज होते हैं। एक होता है 14 इंच का, ये इसकी इसी गुराई की बेस के ऊपर करते हैं। एक होता है 14 इंच वाला, एक होता है 15 इंच वाला, एक मेरे ख्याल में 12 इंच वाला होता है। तो इसके साइज भी डिपेंड करते हैं कि आप कितने बड़े घोड़े की, जितने जिसका जो घोड़े का पाँव बड़ा होगा उसके लिए आपने छोटे साइज वाला इस्तेमाल करना या बड़े साइज। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसका पेंदा बड़ा है तो इसलिए उसका जो जा है वो भी बड़ा होगा। सो इट विल हैव अ वेरी डीप, और यू कैन से डीप भी हो सकते हैं, और रिमोट कट, कि दूर से ही वो अपना बाइट लेगा। इसके मुकाबले में छोटे हैं जैसे पोनीज हैं या इस तरह के जो घोड़े होंगे, इसके लिए जो साइज इस्तेमाल होता है वो 12 इंच वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो दिस इज हूफ कटर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द हूफ ट्रिमर। और इसको हूफ निपर भी कहते हैं। हूफ कटर, हूफ निपर एंड हूफ ट्रिमर, ये तीन इसके लिए नाम इस्तेमाल होते हैं। और इसके तीन साइज होते हैं, मार्केट में जो मिलते हैं तीन साइज के ऐसे। ठीक है। मुझे वैसे इतना पता नहीं है, लेकिन उस्मान आपने मुझे सही कहा। तो ये पिंसर का बेटा आपको पता चल गया कि हूफ पिंसर जो है इसके दो काम होते हैं। एक तो जब आप नेल लगाते हैं ना, जब आपने यहाँ से नेल लगाया है, जो एक्स्ट्रा नेल होगा उसको ये काट देगा, इसको काटने के लिए। ठीक है। इसी तरह जब आपने पुरानी शू को लूज करना है तो एक तो ये जो ऊपर क्लेंच बनाते हैं, जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, उसको भी काट लेता है ये, क्योंकि तेज होते हैं इसके, उसको काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और शू को पुल करने के लिए भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। इवन नेल्स को भी निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्लेंच बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, कुछ किताबें कहते हैं। यानी अगर ये आपने इस तरह लिया, नेल यहाँ से डाला और यहाँ से निकाला, एक्स्ट्रा नेल आपने काट दिया, उसका थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है जिसको आप मोड़ देते हैं, इसको क्लेंच कहते हैं। इस तरह, तो जब आपने इसको मोड़ा तो मोड़ने वाले अमल में भी ये आप इसको, मोड़ाई में भी, इसको टर्न करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये उस्मान देगा इसने कभी किया या नहीं, तो ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। वेरी गुड। चलो, अब आपको कटर और पिंसर का अंदाजा हो गया कि इसकी दोनों शार्प हैं। दोनों शार्प, मुझे तो दोनों शार्प लग रहे हैं। इसके भी तो पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। हूफ कटर है, ये 12 इंच वाला, ये छोटे साइज वाला, ये है हूफ कटर। तो बेटा ये है क्लेंचर। अगर आप पिंसर के जरिए क्लेंच नहीं बनाना चाहते तो ये डायरेक्ट मशीन क्लेंच बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। और इसको इस तरह का ये जो मगरमच्छ की तरह का जो मुंह वाला क्लेंचर होता है ना, इसको सैडल क्लेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सैडल क्लेंचर। तो ये भी बेटा तीन तरह के होते हैं। अभी हमारे पास तो सिर्फ एक वाला है। ये वाला जो होता है ना, ये अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं जब हम नेल लगाते हैं ना, नेल की पोजीशन तीन तरह की होती है। अब मसलन देखिए ना, यहाँ पे भी नेल जो लगे हुए हैं ना, उनकी पोजीशन अगर आप इस रूफ वाल की इस लाइन से देखें ना, स्टार्ट से ऊपर तक, ये नेल आपको थोड़ा ऊपर नजर आएगा, लग रहा है। ये नेल उससे थोड़ा नीचे है, और ये नेल उससे भी नीचे, पता नहीं है उसके बराबर है या
اب ہوتا یہی ہے، ریکمینڈ یہی ہے کہ آپ نہ نیچے نیل نکالیں اور نہ اوپر نکالیں، بلکہ درمیان میں آپ کا یہ جو کلنچ بنے نا یہاں پہ، یہ درمیان والی پوزیشن ہے. نیچے بہت چلے جائیں گے تب بھی نیل لوز رہے گا، اوپر چلے جائیں گے تب بھی وہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگا اور اس کے لوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ زیادہ ہے. اچھا فرض کیا اگر آپ کا نیل اوپر لگ گیا ہے تو یہاں پہ کلنچ بنانے کے لیے یہ والا نہیں استعمال ہوگا، یہ ہوگا جو نیچے نیل ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کی پکڑ ہی نیچے تک ہے. اوپر اگر یہاں لگا ہوا ہے تو اس کے کروکوڈائل کا منہ یہاں تک آ ہی نہیں سکتا. اس کے لیے پھر اور کلنچر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا نام مجھے بھی بھولا اور یہ ادھر ہے بھی نہیں، جو ہے مجھے. تو یہ والا جو ہے نا، جو ڈاؤن ہل، اس کو کہتے ہیں اپ ہل نیل اینڈ دا ڈاؤن ہل نیل. اپ ہل سے مراد جو اونچا لگا ہوا ہوتا ہے، اور ڈاؤن ہل جو اس کی ایوریج جو ریکمنڈیشن ہے اس سے نیچے لگ جائے. So that is in ڈاؤن ہل. ڈاؤن ہل کے لیے یہ والا کلنچر اور اپ ہل کے لیے اور کلنچر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور سائز کے ہیں، وہ اس سے اس کا شکل بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو بہرحال دس از، اس کا کیا نام بتایا تھا؟ سیڈل کلنچر. چلیں، سیڈل کلنچر، رائٹ، سیڈل کلنچر. تو یہ بھی شوئنگ کے پروسیس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بیٹا. اچھا یہ شوئنگ ہیمر ہے بیٹا، شوئنگ ہیمر. تو یہ بھی بیٹا دو طرح کے ہوتے ہیں. اب اس کی وزن کے حساب سے مجھے اس کا وزن بھول گیا ہے، اس کے اوپر سائز شاید لکھا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ سائز بارہ نہیں لکھا ہوا. تو شوئنگ ہیمر بیٹا یہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا حصہ جو گول ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیبنگ پارٹ. یہ والا حصہ ہم استعمال کرتے ہیں نیلز کو اندر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ والا جو حصہ ہے نا اس کو کلا پارٹ کہتے ہیں. اس کے بیٹا دو کام ہیں. ایک کام یہی ہے کہ جو ایکسٹرا نیل ہوتا ہے نا، یہ ایکسٹرا نیل اس کو پھنسا کے مروڑی دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں. ایسے عثمان، یہ کلا نیل کو کاٹنے کے لیے، یہ اسٹیب کرنے کے لیے اور یہ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ اگر آپ نے اس کو پول آؤٹ کرنا ہے، اگر کہیں پہ یہ اس کا گزارا ہو رہا ہے یا اس کو پول آؤٹ کرنا ہے تو اس کا کچھ حصہ یہ ٹپ پارٹ ہے. پر اینی ہاؤ دس از 5.5 انچ آئی تھنک، یا اس کا کوئی وزن بھی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے چھوٹے گھوڑوں کے لیے، جو چھوٹے سائز کے نا ہمارے جو دیسی نسل کے گھوڑے ہیں اس کی شوئنگ کے لیے یہ والا استعمال ہوتا ہے. اس سے ایک اور بڑے سائز کا بھی ہوتا ہے، جو کہ بڑے سائز کے جو گھوڑے ہیں جن کے پاؤں زیادہ چوڑے ہوتے ہیں ان کی شوئنگ کے لیے. آپ جب براڈ بیک شوز لگائیں گے جس میں نیل تھوڑا موٹا ہوگا تو اس میں آپ بڑے سائز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. بٹ دس از اے سفیشینٹ سائز. گزارا تھی میں نے نا اس کا کیا نام بتایا تھا؟ شوئنگ ہیمر. شوئنگ ہیمر. ہیمر آگے اور بھی بڑے آنے ہیں، تو یہ شوئنگ ہیمر ہے. اب بیٹا یہ ہمارے پاس یہ بھی دو اہم انسٹرومنٹ ہیں. یہ نائف اس کو کہتے ہیں، اس کو ہوف نائف بھی کہتے ہیں، اور ان کو ہوف نائف آپ کہتے ہیں. اس کو نہیں، اس کو ہوف نائف بھی کہتے ہیں اور ڈرائنگ نائف بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہوف نائف اور ڈرائنگ نائف. اس کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کا ایک تو یہ کروڈ ہوگا اور اس کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ بھی آگے جا کے مڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا، عثمان بتائے گا یہ رائٹ ہینڈ کا ہے یا لیفٹ کا ہے. یہ دائیں ہاتھ ہے. یہ ایسے پکڑتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں، دیکھیں. اور یہ جو شارپ اینڈ ہے یہ اندر کی طرف ہوگا نا، اس کا جو تیکھے والا حصہ ہے وہ اندر ہوگا. ایسے کاٹیں، ایسے، یہ ایسے ہوگی یہ. اور آپ نے فری ہینڈ سے اس کو مزید اس کا یہ بینٹ پارٹ جو ہوتا ہے نا، یہ جو فراگ ہے نا، فراگ والا حصہ، اس کی صفائی کے لیے آپ اس کو جہاں پہ یہ ڈپریسڈ پارٹ ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی صفائی کے لیے، اس کو کاٹنے کے لیے، فراغ کو کاٹنے کے لیے بھی، فراغ کو شارپ بنانے کے لیے بھی آپ اس کا بینڈ پارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از ڈرائنگ نائف اور ہوف نائف. یہ والا جو نائف ہے نا یہ ٹپیکلی ڈیزائن ہوتا ہے صرف فراغ کے لیے، فراغ کو کاٹنے کے لیے، فراغ کو شیپ کرنے کے لیے. اور دوسرا کیٹل میں بھی اس کو کلا نائف بھی کہتے ہیں. کیٹل کے پاؤں کو بھی کاٹنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا ہے اس طرح ایسی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کلا نائف یا اس کو فراگ نائف کہتے ہیں. اور یہ والا ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ والا جو انسٹرومنٹ ہے نا اس کو بفر کہتے ہیں، بفر. ابھی اس کے یہ لوکل جو نام ہے نا وہ ابھی آپ کو آگے عثمان بتائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بفر. اس کے بھی دو حصے ہیں. یہ 5.5 انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک 5.5 انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بھی دو پارٹ ہیں. ایک یہ والا جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں چیزل پارٹ، جو چینی کی طرح کا ہوتا ہے، چیزل پارٹ. ٹھیک ہے، اور یہ کلینچ کٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس اور چیز نہیں ہے تو کلینچ یہ کھڑا ہے، اس کے اندر آپ نے
इस तरह इसको रखना है और पीछे थोड़े से चोट लगाएंगे तो ये पूरा क्लेंच काट देगा। और जब आप पुरानी शू निकालने लगे तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ क्लेंच कटर। और ये जो पॉइंटेड पार्ट है ना, ये दिस इज यूज्ड फॉर स्टैबिंग द ओल्ड नेल्स। ऐसे होते हैं ना, बाद दफा नेल सख्त अंदर पड़े होते हैं, आपने क्लेंच भी काट दिया ना, फिर भी नहीं निकल रहे थे, पुल आउट नहीं हो रहे होते, उसको थोड़ा ऊपर से धक्का देते हैं। तो धक्का देने के लिए मसलन ये अब स्टैब बच गया है, तो इसको अब ये क्लेंच आपने काट दिया, नीचे उसका स्टॉप बचा हुआ है, इसके ऊपर इस पॉइंटेड पार्ट को रखेंगे इस तरह, और पीछे से ऊपर से हथौड़ा मारते हैं, तो हथौड़ा जब मारेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, लूज हो जाएगा, फिर आप उसको आसानी से पुल आउट कर सकते हैं। तो इसका क्या नाम बताया था मैंने, और इसके कौन से दो फंक्शन बताए हैं? एक इसका जो चिजल पार्ट है वो क्लेंच काटने के लिए, और इसका स्टैबिंग पार्ट स्टब को लूज करने के लिए। अच्छा, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, ये हमारे रूटीन का इंस्ट्रूमेंट होता है कि ये हर घोड़े वाले ने अपने पास रखा हुआ होता है, ठीक है, ये हर घोड़े वाले ने अपने पास रखा होता है कि जब भी आप उसको काम से शाम को वापस लेके आते हैं ना, उसकी पाँव की देखभाल जो डेली बेसिस पे की जाती है ना, उसमें दो चीज़ें अहम होती हैं, एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट, एक और हूफ ब्रश होता है। ये वाला ब्रश तो नहीं है, ये हूफ नहीं है, एक वो सादा इस तरह जिस तरह हमारे ब्रश होते हैं ना, इसके प्लास्टिक के उसके बने हुए सेम। तो इसकी मदद से जो फ्रॉग है या जो डीप पार्ट है उसकी मदद से जो भी मिट्टी है, गंद है उसके अंदर, इसको साफ करते हैं। पत्थरियाँ छतरियाँ हैं तो इसकी सफाई कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हूफ पिक, हूफ पिक। और वो हूफ ब्रश होता है, फिर आप उसको ब्रश के जरिए साफ करते हैं तो घोड़े का पाँव जो है ना बिल्कुल शाम को फिर साफ सुथरा खड़ा होता है। इसी तरह जब आप सुबह भी रवाना हो तो एक दफ़ा फिर उसकी सफाई कर लेते हैं। तो अगर रूटीन में घोड़े के पाँव की सफाई होती रहे तो घोड़े के पाँव बीमारियां से मुतासर नहीं होता, ख़राब नहीं होता, और वैसे का वैसे रह जाता है। तो ये पाँव की रोज़ाना की निगरानी में ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है। ये बेटा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको कहते हैं क्लेंच ग्रूवर। क्या कहते हैं, क्लेंच ग्रूवर। अब ये होता है कि ये रिकमेंडेड है, अंग्रेज यही कहते हैं, उस्मान भी यही कहता होगा कि जब आप क्लेंच बनाते हैं ना, जब इसको मोड़ते हैं तो जब मोड़ेंगे तो इसका तो पेट ऐसे मुड़े हुआ, पैर निकला हुआ होता है। तो अंग्रेज ये कहता है कि जब ये क्लेंच बनाएं तो क्लेंच आपको बाहर फील नहीं होना चाहिए। आप ऐसे हाथ फेरे ना, या मैं हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे सारे क्लेंच फील हो रहे हैं, मेरे हाथ को पकड़ रहे हैं। इवन वो जो उसको कहते हैं स्नगी क्लॉथ्स, कि वो वाले बारीक जाली वाले कपड़े जो है ना, ये जो फैशन है, जो ये इस तरह के जो दुनिया में फैशन कंपटीशन होते हैं, आपने देखा होगा औरतों ने वो जुराबें पहनी हुई होती है, वो उसको स्नगी क्लॉथ इसके ऊपर फेरे ना, वो इतना बारीक मुनी लिफाफे पेपर की तरह का होता है वो कपड़ा, वो इसके ऊपर फंसे नहीं, इसको महसूस ना हो। तो इसके लिए फिर क्या करना है आपने, इसके लिए फिर दो तरीके करने होते हैं। आप ये जो क्लेंच बनाने से पहले इस छोटा सा ग्रूव बना लेते हैं, इसके नीचे थोड़ा सा सोया बना लेते हैं, ग्रूव बना लेते हैं, ताकि क्लेंच को उसी के ऊपर बिठा सके। और फिर जब वो उसके अंदर बैठ जाएगा फिर आप उसके ऊपर रास्प करते हैं। ये जो आपका वो रास्पर किधर है, वो तो असल इंस्ट्रूमेंट तो वो तो आपने छुपाया हुआ है, वो अपने वाले भी निकाले ना, वो आप इनको खुद बताना। इन्होंने चीज़ों को मॉडिफाई किया हुआ है, देखिए ना, ये रूटीन के वर्कर हैं और काम करने वाले बंदे हैं ना, तो इन्होंने अपने हिसाब से भी इक्विपमेंट किया है, लोकल इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा ही खरीदे मैं एज कम्पेयर टू दिस। अच्छा, तो इसको इसलिए फिर इसको कहते हैं क्लेंच ग्रूवर। तो ये क्या होता है, फॉर मेकिंग द ग्रूव ऑफ द क्लेंच ग्रूवर। हो गए बच्चे, अब आ जाते हैं जनाब के शूइंग प्रोसेस में। ये वाला भी आपको इस्तेमाल इस शूइंग प्रोसेस के अंदर ही होता है, ये वाला। तो दिस इज कॉल्ड फुट पैड और फुट स्टैंड। फुट पैड इसको कहते हैं, स्टैंड जो है वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो अंग्रेज जब अपने घोड़े पालते हैं ना, बचपन से ही उसको वो फुट पैड और फुट स्टैंड पे आदत बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनका एक बिहेवियर बनाते हैं। अदरवाइज आप हमारे घोड़े स्टैंड के ऊपर कभी भी पाँव नहीं रखेंगे। आप अभी शूइंग की वीडियोस देखें ना, कहेंगे वो घोड़े को उसने पाँव उठाया और स्टैंड के ऊपर रख दिया, वो उधर ही अपना